मुख्य द्रव्य देखते हैं। तो हमारे पास है बिल्वमूल, काकनाशक, रक्तचंदन, गंभारी, विदारी कंद, कृष्णपर्णी, काकोली, शालपर्णी, माशपर्णी, जीवक, काली हल्दी, मुदपर्णी, श्योनाक, पुष्कर मूल, नीला कमल या नीलोत्पल, वायविडंग, पाटला की छाल, अग्निमंथ या अरणी, मेदा, शतावरी, महामेदा, वासा, बड़ी एला, पुनर्नवा, बृहति, हरित की फलचूर्ण, गोक्षुर, कर्कट श्रृंगी चूर्ण, अगुरु, जीवंती, मुस्ता या नागर मोथा, गुड़ुची कांड, बलामूल, भू आमलकी और क्षीर काकोली। सभी को अनुपात अनुसार ही लेंगे। तो हमने यहाँ पर 300 ग्राम हर एक द्रव्य का लिया हुआ है। इसके बाद सबको मापने के बाद हम सभी जितने ड्रग्स हैं उनको यवकुट करेंगे। यवकुट करने के बाद इनको एक कोर्स पाउडर में ही ट्रांसफॉर्म करना है, क्योंकि हम इसका क्वाथ निर्माण करेंगे और उसके बाद ये सारे जितने द्रव्य हैं वो छन जाएंगे। अब हमें लेना है प्रक्षेप द्रव्य। तो प्रक्षेप द्रव्य में हम लेंगे वंशलोचन, तेजपत्र, छोटी एला, पिप्पली, त्वक और नागकेसर। इन सभी प्रक्षेप द्रव्यों को हमें अच्छे से सुपिष्ट करना है, क्योंकि हम इसे अंत में डालेंगे। तो अब हम च्यवनप्राश का मुख्य घटक लेंगे, जो कि है आम्लकी। तो यहाँ पर हमने आंवला 35 किलो के आसपास लिया हुआ है। तो जितने अच्छे आंवला हैं उन सभी को पहले छांटने के बाद हम साफ पानी से इसे धो लेंगे। के बाद क्वाथ निर्माण करने के लिए हम साफ पानी को एक बड़े पात्र में लेंगे और जितने द्रव्य हमने यवकुट किए थे उन सभी को उस पात्र में डालेंगे। और हमने यहाँ पर 4 गुना पानी लिया है, क्योंकि जो द्रव्य की मात्रा है वो ज़्यादा है। अब इसको हम रात भर जल में यूं ही छोड़ देंगे और उसके बाद अगले दिन इसका क्वाथ निर्माण शुरू करेंगे। तो अगले दिन हमने धन्वंतरी वंदना के बाद क्वाथ निर्माण शुरू किया। ऋषि च्यवन द्वारा इसका सबसे पहला प्रयोग किया गया था, मतलब उन्होंने इसका निर्माण किया था। तो इसीलिए इस अवलेह का नाम पड़ा है च्यवनप्राश। तो ये जो च्यवनप्राश के निर्माण की विधि है, ये चरक संहिता के चिकित्सा स्थान से लिया गया है। इसके बाद जो हमने आंवलों को धो कर रखा था, उनको स्वेदन हेतु उस क्वाथ में पोटली में बनाकर डाल देंगे। आंवले सॉफ्ट हो जाएं तो उसके बाद उसमें से रेशे हमें अलग करने होंगे। तो उसके लिए
हम एक पतीले में ऊपर मैश बांधेंगे और उसके थ्रू आंवले को छानेंगे और उसका एक सॉफ्ट पल्प तैयार करेंगे। एक बार आंवला अच्छे से स्वेदन होने के बाद हम उसे क्वाथ से निकालेंगे तथा उसे डी-सीड करेंगे और उसके बाद अपने हथेलियों की सहायता से उसे अच्छे से मर्दन करेंगे। जो हमने पात्र बनाया था उसमें हमें उसे अच्छे से मर्दन करना है ताकि जो उसके रेशे हैं वो बाहर रह जाएं और उसका एक सॉफ्ट पल्प हमें जो है मिले। इस प्रकार हम अच्छे से हथेलियों से ही आंवले का मर्दन करेंगे। उसके बाद हमें ऐसा कुछ एक सॉफ्ट पल्प मिलेगा जिसे हम एक बड़े से पात्र में एकत्रित कर लेंगे। अब इस पल्प में से एक्सेस वाटर को निकालने के लिए हम दोबारा इसकी एक पोटली बनाएंगे और रात्रि पर्यंत इसे टांग कर छोड़ देंगे। अब जो हमारा क्वाथ निर्मित हुआ है उसे हम अच्छे से छान लेंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अगले दिन जो हमने आंवले का पल्प निकाला था उसका हम घृत भर्जन करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक बड़े से पात्र में पर्याप्त मात्रा में घृत लेंगे और उसमें धीरे धीरे करके जितना भी हमारा पल्प था उसे डालकर निरंतर उसे भर्जित करेंगे। इसके सिद्धि लक्षण के बारे में आचार्य चरक ने कहा है कि जब तक जो घृत है वो ऊपर ना आ जाए और जो आंवले का जो पल्प है वो बिल्कुल मछली के अंडे यानी कि मत्स्य अंडिका के समान उसकी आकृति सदृश ना हो जाए तब तक इसे अच्छे से भर्जित करना है। तो भर्जन करने के बाद ये कुछ इस प्रकार के वर्ण का हो जाएगा। आंवला के घृत भर्जन के बाद अब हम चाशनी बनाएंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर शर्करा लिया है, यहाँ पर खांड या फिर गुड़ का भी प्रयोग किया जा सकता है। हमने जो क्वाथ निर्माण करके छोड़ा था उसे अब हम एक बड़े पात्र में ले लेंगे।
शक्कर लिया है उसे हम इस क्वाथ में डालकर निरंतर करछी चलाते रहेंगे। हमें यहाँ पर 2 तार की चाशनी बनानी है जिसमें हम हमारा कल्क डालेंगे। चाशनी बनाते समय जो ऐसे झाग बनते हैं उसे हम निकालकर अलग कर लेंगे। इसके बाद चाशनी में इसका बॉईल आने के बाद इसमें हम इसकी सिद्धि लक्षण की परीक्षा करेंगे। एक पतीले में हम पानी लेंगे और उसमें जो हमारी निर्मित चाशनी है उसे डाल के देखेंगे। अगर उस पानी में वो चाशनी नीचे डूब रही है और एक जगह बैठी है, इसका मतलब हमारी जो चाशनी है वो रेडी है। चाशनी बनने के बाद हम उसे अग्नि में से उतारेंगे और जो हमारा भर्जित आमलकी था अब हम उसे उस चाशनी में डालेंगे। तो अग्नि से उतारने के बाद हम धीरे धीरे जो भर्जित आमलकी है उसे चाशनी में डालेंगे। इस भर्जित आमलकी को हमें चाशनी में अच्छे से मिलाना होगा ताकि जिससे गांठें ना पड़ सके और लम्प्स ना बने। एक बार अच्छे से आमलकी के मिल जाने के बाद अब हम इसमें प्रक्षेप द्रव्य डालेंगे। तो प्रक्षेप द्रव्य को भी बिल्कुल उसी प्रकार डालना है। धीरे धीरे हम द्रव्य डालेंगे और निरंतर करछी चलाते रहेंगे जिससे कि कोई भी लम्प्स या कोई भी गांठ वहाँ पर ना बन सके। प्रक्षेप द्रव्य मिलाने के बाद हम इसे पूरी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद अंत में इसमें हम मधु मिलाएंगे। कभी भी मधु को किसी भी गर्म पदार्थ में नहीं मिलाना चाहिए, तो इसलिए ये हम स्टेप कर रहे हैं। इसके बाद अगले दिन हम इसमें स्वाद अनुसार या यथाउक्त मधु डाल रहे हैं। मधु डालने के बाद भी हमें इसे अच्छे से मिलाना है। तो अगर हम च्यवनप्राश की बात करें तो ये एक रसायन होता है और हमें पता है रसायन हम बहुत तरीके से सेवन कर सकते हैं। तो च्यवनप्राश के सेवन के लिए कुटी प्रावेशिक विधि का निर्देश किया गया है।
किंतु यदि आज के समय में इसका उपयोग देखा जाए तो इसे हम आजास्त्रिक या नैमित्तिक रूप से भी सेवन कर सकते हैं। तो च्यवनप्राश बनने के बाद हमने सबसे पहले इसे भगवान को अर्पित किया। उसके बाद हम सभी ने प्रसाद पाया। तो अगर हम अग्निपाक की बात करें तो शर्करा, क्वाथ, घृत, तेल इनको 1 दिन से अधिक दिन पाक करना चाहिए। इससे क्या लाभ होता है? तो इससे विशेष गुणों की वृद्धि होती है। तो अब हम च्यवनप्राश की मात्रा की बात करते हैं कि हम इसे कितनी मात्रा में ले सकते हैं। तो आचार्य शारंगधर ने इसे 1 पल का निर्देश दिया, टेस्टी है, टेस्टी। मतलब अप्रॉक्सीमेटली 48 to 50 ग्राम। यादव जी त्रिक्रम जी के अनुसार 1 कर्श लगभग 12 ग्राम और तथा आचार्य चरक अनुसार हमें इतने च्यवनप्राश का सेवन करना चाहिए जिससे हमारे आहार में बाधा ना हो। इसका समय यदि देखा जाए तो प्रातःकाल या फिर ब्रह्म मुहूर्त लेना चाहिए। अनुपान की यदि बात की जाए तो दुग्ध के साथ साथ इक्षु, मधु, पंचमूल कषाय और उष्ण जल भी ले सकते हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ जो होता है च्यवनप्राश में वो दुग्ध को ही श्रेष्ठ अनुपान माना गया है। लास्ट में आती है पैकेजिंग। तो इसमें हमने 2 टाइप के बॉक्सेस रखे, एक 1 kg वे और एक ½ kg वे। इसे अच्छे से वे करके प्रॉपरली इसे फॉइल सील किया